हम यहाँ पर जैसे यहाँ पर चाय पीना है, लेकिन हमें आज तक अभी तक ये नहीं पता कि ये कौन सी कास्ट का है, या ये हमारा भाई खड़ा है कौन सी कास्ट का है, या यहाँ पर ये फीमेल खड़ी है ये कौन सी कास्ट की है। दोस्ती में हम ये चीज़ क्यों देखेंगे कि ये कौन सी कास्ट का है, ये कौन से वर्ग का है। तो ऐसे ही हम पढ़ाई करने आए तो हम पढ़ाई का हमारा मोटिव तो पढ़ाई ही होना चाहिए ना। पहली बात तो छात्र की कोई कास्ट नहीं होती, मैं पढ़ना आया हूँ, मेरे को मतलब है शिक्षा से। जिसके अंदर आज भी ये बातें मौजूद हो चुकी हैं कि एससी कौन है, ओबीसी कौन है, और जाट कौन है, और गुर्जर कौन है, और पंडित कौन है, ठाकुर कौन है, ये ऑलरेडी सबको मालूम है। जो स्टूडेंट है वो बिल्कुल इक्वल फुटेज पे रख के उनको ट्रीट करना चाहिए। या तो फिर जनरल कैटेगरी को उसमें साथ रखा जाए या फिर ये डिमोलिश किया जाए, इस चीज़ खत्म किया जाए। मैं एससी एसटी हूँ, मैंने किसी पर लगा दिया तो जिंदगी बर्बाद हुई नहीं हुई उस आदमी की। अगर कोई हम ऐसे बोल दे तो फिर वो क्रिमिनल लाइबिलिटी हो जाएगी, उस पर तुम जेल करा दोगे। पता होता कि हम किससे दोस्ती कास्ट के बेस पर करेंगे, क्योंकि हमें ये चीज़ नहीं सिखाई जाती कि हमें कॉलेज में जाके अपनी कास्ट वालों से दोस्ती करनी है या अदर कास्ट वालों से दोस्ती करनी है। इसका मिसयूज SC/ST एक्ट से भी ज़्यादा होगा। ऐसा कोई एक वाकया है जहां जनरल क्लास ने ये जाकर के आरोप लगाया हो कि एससी और ओबीसी ने मेरा प्रोसिक्यूशन किया है, मेरा उत्पीड़न किया है। यूजीसी की नई गाइडलाइन पिछले दिनों आई, जो कॉलेज और यूनिवर्सिटी के कैंपस में अलग अलग श्रेणियों के जो स्टूडेंट हैं उनको सिक्योर करने के लिए है, ऐसा कहा गया। लेकिन उसके बाद केंद्र सरकार का विरोध शुरू हो गया। विरोध इस बात को लेकर कि जो सवर्ण जातियां हैं वो अपने आप को ये मानकर चल रही हैं कि नई गाइडलाइन उनको नुकसान पहुंचाने वाली है। जो सवर्ण जाति के स्टूडेंट्स हैं वो किसी भी आरोप में घिरकर जेल जाएंगे, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा और उसकी जो जांच है, जो इन्वेस्टिगेशन है, वो जेल जाने के बाद होगी। इस तरीके का एक कानून आया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कल उस पर रोक लगा दी है, यह कहते हुए कि ये जो कानून है, ये जो रेगुलेशन है, ये स्पष्ट नहीं है और इसमें बहुत सारी आशंकाएं, दुविधाएं ऐसी हैं जिससे इसका दुरुपयोग होगा। ये तो बात रही उस कॉलेज कैंपस की जहाँ का माहौल ये बताता है कि स्टूडेंट कैसे रहते हैं और वहाँ पर सभी के हित समान हैं। लेकिन सड़क पर जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो कुछ जातियाँ हैं जिनसे संबंधित हैं और उनके अलग स्वार्थ हैं, और वो स्वार्थ जो है वो जुड़े हुए हैं राजनीति से। मगर जहाँ पर आपके हमारे बच्चे पढ़ते हैं वहाँ किस तरीके का माहौल होता है, वहाँ उत्पीड़न का जो एक्सप्लेनेशन है वो क्या है और वो किस तरीके से बाहर ट्रीट किया जाता है, कैसे अंदर ट्रीट किया जाता है। मेरे साथ मेरठ कॉलेज के बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कानून की पढ़ाई कर रहे हैं, उनसे बात करेंगे। आपका नाम क्या है? निशांत यादव जी। निशांत यादव, आप ये बताओ कि ये जो कानून है इसके स्टे होने के बाद बहुत सारे लोगों ने कहा कि ये बहुत अच्छा हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी, खास करके वो लोग जो सवर्ण तबके से आते हैं। आप क्या सोचते हैं? सही बात है सर, होना चाहिए सर। जनरल कैटेगरी वाले लोग भी तो हैं जिससे डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है, उन्हें भी तो प्रॉब्लम है इस चीज़ से। ये थोड़ी है कि ओबीसी या ST/ST पर्टिकुलरली उन्हें ही दिक्कत है, सभी बराबर हैं, एक इक्वल हैं हर तरीके से। तो एज ए स्टूडेंट आपके हित प्रभावित नहीं होंगे अगर ऐसा स्टे लगा रहता है तो? नहीं। क्या सोचते हैं आप इसको लेकर? जिस तरह की एक बाहर स्थितियां बन रही हैं। सहमत है, बोलिए। चलो आप बताइए, आपका क्या नाम है? निकिता नागर। आप भी ओबीसी से? हाँ जी। तो आपको क्या लगा कि जिस तरीके से प्रोटेस्ट चल रहे थे, बीजेपी का विरोध हो रहा था? जो मैं इस यूजीसी की गाइडलाइंस और ये जो स्टे लगा है इसके बारे में कहना चाहूँगी कि जो स्टूडेंट है वो बिल्कुल इक्वल फुटेज पे रख के उनको ट्रीट करना चाहिए। जो हमारा आर्टिकल 14 है वो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की बात करता है और रूल ऑफ लॉ की बात करता है। नो वन इज़ अबव एंड बिलो द लॉ, ठीक है। तो हम इसमें अगर SC/ST को ये गाइड जो था यूजीसी का कॉन्सेप्ट, इसको अगर हम अप्लाई करते हैं तो फिर इसमें ना मिसयूज़ ऑफ पावर हो जाएगा। इसमें बहुत सारे ऐसे केसेस होंगे कि कोई भी थोड़ा सा ट्रिगर होके कुछ बोल देता है या फिर कुछ भी, तो उसमें फिर वो केसेस वगैरह कर देंगे, ठीक है। तो अगर
ऐसे केसेस होते हैं तो फिर ये तो मिसयूज़ ऑफ पावर हुई ना। तो फिर इसलिए बैलेंस बनाते हुए अब सुप्रीम कोर्ट से को ना गाइडलाइंस देनी चाहिए जो इक्विटी जस्टिस पे बेस्ड हो, रीजनेबल हो और किसी को एक आर्बिट्रेरी पावर ना दे उसको मिसयूज़ करने के लिए। मैडम, ये देखा गया कि जो पॉलिटिकल पार्टियां हमेशा अलग अलग वर्गों के हित में बोलती हैं, लेकिन इस वाले मुद्दे पर ये स्थिति रही कि जो विपक्ष के दल हैं वो बीजेपी के साथ खड़े हुए दिखाई दिए। नो कमेंट्स अबाउट दिस। आपको क्या लगता है, क्या मानसिकता रही होगी सरकार की जब इस तरह का गाइडलाइन लेकर आई? उन्होंने वेलफेयर के बारे में ही सोचा होगा, बट ऐसा भी तो हो सकता है ना कि जो किसी एक पर्सन का वेलफेयर है वो दूसरी कम्युनिटी या फिर दूसरे वर्ग के लिए वो वेलफेयर ना हो। तो इसमें अगर हम उनको ये यूजीसी का प्रोवाइड कराते हैं तो फिर वो डिस्क्रिमिनेशन, एक के लिए तो वेलफेयर होगा बट दूसरे के लिए डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है। तो हमको सोशल बैलेंस बना के चलना चाहिए। ये है। अच्छा, अगर माहौल की बात करें तो हम जहाँ पढ़ते हैं उनसे भी बात कर रहे हैं। हाँ, दोनों लोग बताएं। आप बता दीजिए कि जहाँ पर हम पढ़ते हैं वहाँ पर किस तरह का एक माहौल होता है जहाँ बहुत सारे स्टूडेंट अलग अलग जाति बिरादरी के बैठते हैं? अभी तक तो पॉजिटिव माहौल ही है, लेकिन अगर ये जो रेगुलेशन है ये पास हो जाता है, मतलब इसके अकॉर्डिंग काम किया जाता है, तो ऑलरेडी जुडिशरी पर इतना बोझ है केसेस का, ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगी फिर केसेस की जो बर्डन है। और इसके अलावा जैसे आर्टिकल 14 में इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ तो है, लेकिन उसके अलावा वहाँ पर अगर रीजनेबल ग्राउंड पर आप करना चाहते हैं, जैसे महिला और बच्चों के लिए वहाँ पर स्पेशल प्रोविज़न बना सकते हैं, ठीक है। SC/ST के लिए भी वहाँ पर बनाए गए हैं, SC/ST कास्ट के लिए, तो मतलब वो हो सकता है। लेकिन अगर ये हमारे बेसिक स्ट्रक्चर को क्या कर रहा है, उसको नष्ट कर रहा है या उस पर कोई निगेटिव प्रभाव डाल रहा है, तो वो सुप्रीम कोर्ट उस पर स्टे लगाएगा, जो कि हो चुका है, लग गया स्टे। तो अब जो रेगुलेशन आएगा वो पॉजिटिव ही आएगा। अगर उसमें भी कोई कमी होगी तब सुप्रीम कोर्ट एक्शन लेगा, है वो। यूजीसी का जो 2012 का जो यूजीसी का गाइडलाइन है, वो इस तरह के डिस्क्रिमिनेशन की अगर कोई शिकायत होती है तो क्या कहता है? सॉरी, यूजीसी का 2012 का जो पिछला वाला गाइडलाइन है, अगर किसी ओबीसी से, किसी एससी वर्ग के स्टूडेंट से अगर इस तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन होता है तो वो क्या कहता है? 2012 के अकॉर्डिंग अगर तो अभी तक क्या होता? अच्छा, तो वो तो अगर SC/ST के साथ होता है डिस्क्रिमिनेशन, तो वो उनके लिए अलग से एक एक्ट है ना प्रोटेक्ट, तो उसके अकॉर्डिंग वो हो जाता, मतलब उसके प्रोविजंस जो है अप्लाई होते हैं, उसके अकॉर्डिंग उन्हें मिल जाता है जस्टिस। तो क्या जरूरत थी इसकी नए कानून? यही तो मैं कहना चाह रही हूँ, इसके अलावा कोई ज़रूरत नहीं थी इसमें इस चीज़ की। तो अगर अब देखते हैं क्या होता है। पॉलिटिकल पार्टियां जो हैं इसको सपोर्ट भी कर रही हैं, सरकार की क्या मंशा रही है? सरकार की मंशा तो वो तो अभी सुप्रीम कोर्ट देखेगा क्या मंशा रही है, तो देखते हैं। वैसे तो वेलफेयर के लिए वो काम करते हैं, पर अगर उसमें कोई कमी होती है तो जुडिशरी है उसको सुधारने के लिए। अब जो नया ड्राफ्ट तैयार होना है उसमें किस तरह की आप लोग डिमांड करते हैं जिससे एक अच्छा, एक बेहतर माहौल जो है वो? या तो फिर जनरल कैटेगरी को उसमें साथ रखा जाए या फिर ये डिमोलिश किया जाए, इस चीज़ खत्म किया जाए। आप भी इससे राजी? मैं ये कहना चाहूँगा, मैं लॉ का छात्र हूँ, शौर्य धामा मेरा नाम है। हेंस केल्सन हुआ है जूरिस्ट, उसने कहा था कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो आपका ग्रैंड नॉर्म है, जो सब लॉ हैं वो उससे ही डराइव होंगे आपके, ठीक। आपके नो वन इज़ अबव द लॉ, तो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से हर चीज़ में डिस्क्रिमिनेशन जोड़ना, या जैसे बनाया है कि पहली बात तो छात्र की कोई कास्ट नहीं होती, मैं पढ़ना आया हूँ, मेरे को मतलब है शिक्षा से, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन चाहिए, ठीक। तो जैसे बांटा गया कि मैं जनरल का हूँ, किसी ने मेरे पे मुकदमा लगा दिया, या मैं SC/ST हूँ, मैंने किसी पे लगा दिया, तो ज़िंदगी बर्बाद हुई नहीं हुई उस आदमी की, ठीक। तो मैं तो लॉ की बात करूँगा, नेता राजनेता से मेरा कोई मतलब नहीं, पॉलिटिक्स से मैं बहुत दूर रहना चाहता हूँ, ठीक। मैं तो लॉ का चाहता हूँ, लॉ की बात करूँगा, बस ये मेरी राय है। तो जरूरत थी इस कानून की क्या हुई? ज़रूरत तो हर चीज़ की होती है, ठीक। आप अगर किसी के प्रोन्स देख रहे हैं तो उसे कॉन्स भी देखें, मेरिट डिमेरिट हर चीज़ की होती है, पर इस चीज़ में डिमेरिट ज़्यादा है और आपकी मेरिट्स कम है, तो इसको अगर हम उस नज़रिए से देखें तो ये वही बात हो गई कि दूध में मक्खी गिरना, चाय में मक्खी गिरना। जब दूध में गिरती है तो मक्खी हटाते हैं, जब चाय में गिरती है तो चाय फेंकते हैं। अच्छा, एक चीज़ और बताइएगा कि जैसे माहौल जो होता है स्टूडेंट्स के बीच में, आप लोग अलग अलग जातियों से हैं, तो वहाँ पर जब हम बातचीत करते हैं एक जनरल घेरे में बैठकर रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, वहाँ व्यवहार बिल्कुल अलग होता है।
वहाँ जब आदमी दोस्त बनाता है, पहली बात को ये देख के नहीं बनाता कि ये किस जाति का है, किस कास्ट का है, किस क्लास का है। मेरा दोस्त निर्देश या मेरा दोस्त निशांत बैठा है यहाँ पे, मुझे आज तक नहीं पता निर्देश क्या है। मुझे निर्देश पता है, बस इसका नाम पता है। या इंसानियत होनी चाहिए ना, ठीक। अगर आप जाति देख के बात करें तो आप बात किससे करेंगे, ठीक। और अगर आप जाति देख के कर रहे हैं तो पहली खोट तो आपके मन में ही है, खुद के अंदर, ठीक। नहीं, हमारे ऐसे बहुत सारे दोस्त हैं। हम दोस्ती में हम ये चीज़ क्यों देखेंगे कि ये कौन सी कास्ट का है, ये कौन से वर्ग का है। तो ऐसे ही हम पढ़ाई करने आए तो हम पढ़ाई का, हमारा मोटिव तो पढ़ाई ही होना चाहिए ना। तो फिर उसमें ये क्यों देखना कि ये एससी का है, ये एसटी का है, और अगर एससी एसटी कुछ बोल देता है तो फिर उसके वो क्रिमिनल लायबिलिटी हो जाएगी उसके लिए। और अगर खुद जो उस वर्ग के लोग होते हैं वो खुद बोलते हैं तो वो हाँ, वो खुद बोलते हैं तो वो उनका फ्लैक्स हो गया कि वो फ्लैक्स कर रहे हैं, अपनी गाड़ी के पीछे नाम लिखवाते हैं, इवन रील भी बनाते हैं कि हम ये हैं ऐसे। और अगर कोई हम ऐसे बोल दे तो फिर वो क्रिमिनल लायबिलिटी हो जाएगी, उस पर तुम जेल करा दोगे। ये तो कोई एक बिल्कुल वो नहीं हुआ ना, कि ये तो डिस्क्रिमिनेशन हुआ, विक्टिमाइजेशन रोल प्ले कर रहे हैं यहाँ पे। तो बिल्कुल अलग सी बात आपने कही। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपसे जानना चाहता हूँ। हमें तो लंबा अरसा हो गया कॉलेज छोड़े हुए, अब जो माहौल है वो किस तरीके का है? क्या आपके पेरेंट्स ये कहते हैं कि आप जो अपना स्टूडेंट्स के साथ जो घेरा बनाएं, जो यारी दोस्ती रखें, उन्हीं से रखें जो आपके लेवल के हैं? सबसे पहले आती है ह्यूमैनिटी। हम ना किसी जात के हैं ना किसी धर्म के हैं, सबसे पहले हैं हम ह्यूमन। तो ह्यूमैनिटी होनी चाहिए इंसान में। और अगर ये है कि किसी को कोई एक्सीडेंट हो गया है तो पहले हम उससे उसकी जाति पूछेंगे या फिर उसकी पहले हम हेल्प करेंगे। तो हमारे पेरेंट्स भी यही बताते हैं कि तुम्हें सबसे पहले अपना धर्म निभाना है। धर्म ये है कि तुम सबसे पहले इंसान हो तो तुम्हें इंसान से इंसान की मदद करनी चाहिए। सही बात है आपकी। और आपका क्या नाम है? जी, मेरा नाम निर्देश है। देखिए, जी 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 बताइएगा कि जैसे ये जो कानून आया है, इसके बाद जो हमारा कॉलेज का कैंपस है उसका माहौल क्या है? देखिए जी, मैं बताऊं, जैसे हमने अभी आपको बताया कि हम एलएलएम के, हम लॉ के छात्र हैं। हम एलएलएम फर्स्ट सेमेस्टर के यहाँ पर छात्र सारे हमारे भाई बैठे हैं, हमारी दोस्त भी है, हमारी फीमेल दोस्त भी हैं। हम सारे फर्स्ट सेमेस्टर के छात्र हैं। अभी हमारा इस कॉलेज में शुरुआत ही हुई है, एंट्री हुई है। लेकिन अब हम यहाँ पर जैसे चाय पीने आए, लेकिन हमें आज तक अभी तक ये नहीं पता कि ये कौन सी कास्ट का है, या ये हमारा भाई खड़ा है कौन सी कास्ट का है, या यहाँ पर ये फीमेल खड़ी है ये कौन सी कास्ट की है। जब हम कॉलेज में एंट्री लेते हैं तो उस समय हमें ये नहीं पता होता कि हम किससे दोस्ती कास्ट के बेस पर करेंगे, क्योंकि हमें ये चीज़ नहीं सिखाई जाती कि हमें कॉलेज में जाके अपनी कास्ट वालों से दोस्ती करनी है या अदर कास्ट वालों से दोस्ती करनी है। हमें दोस्ती जो करनी होती है, या हमें हमारे घर वाले जो सिखाते हैं कि ह्यूमैनिटी देख कर दोस्ती करनी चाहिए। हमारा आर्टिकल 15 भी कहता है कि नो डिस्क्रिमिनेशन आपकी। लेकिन फिर ये वाला सवाल कहाँ से आ गया कि एक नया रेगुलेशन लेके आओ और उसके बाद ही सबको जस्टिस मिल पाए? देखिए, सरकार की इसमें कोई मंशा रही होगी अपनी कि वो चाह रहे होंगे कि, क्योंकि देखिए क्या होता है कि लॉ चेंज विद द चेंजिंग ऑफ द सोसाइटी। अगर सोसाइटी चेंज होती है तो हमें लॉ को भी चेंज करना होता है। अब हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रह रहे हैं तो हमारे यहाँ पर हक है, अगर कोई कानून, मान लो कोई गलत कानून आया है या फिर किसी कानून से ज़्यादा लोगों को तकलीफ हो रही है, तो वहाँ पर क्या होता है, उस कानून को वापस भी ले लिया जाता है। क्योंकि हमारे देश में सुप्रीम क्या है, तो सुप्रीम कोर्ट ने अपना स्टे दिया है। मैडम, ये बताइएगा कि ये कहा जाता है, आप एक जनरल परसेप्शन भी है कि जो परंपरागत वोटर है बीजेपी का, जिसकी केंद्र में और राज्य में सरकार है, वो हाई कास्ट लोग हैं, वो ज़्यादा वोट करते हैं। तो इसका विरोध भी है, उन्हीं लोगों ने ज़्यादा किया है। तो क्या आपको लगता है कि सरकार के दिमाग में या वहाँ पर कोई ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो एक अलग मनोदशा से काम कर रहे हैं? देखिए, जो गवर्नमेंट है उन्होंने किसी एक अच्छे के लिए ही ये चेंज लेके आया है, पर ये जो रूल है, ये डिवाइड और रूल वाली जो पॉलिसी है ना, अच्छे के लिए कैसे हुआ? तो ये अच्छे के लिए नहीं हुआ। ये उन्होंने मतलब जो अलग, सबका अलग अपना वो होता है, पॉइंट ऑफ व्यू होता है। जो गवर्नमेंट लेके आई वो अलग पॉइंट ऑफ व्यू से लेके आई है, पर जो ये सोसाइटी में जो ये इम्प्लीमेंटेशन होगा इसका, वो एक डिफरेंट होगा और इसका मिसयूज़ SC/ST एक्ट से भी ज़्यादा होगा, क्योंकि इसका एम्बिट बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया गया है और सिर्फ जो स्वर्ण वाले जो पीपल हैं उन्हीं के अगेंस्ट है। तो ये जो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें स्टे लगाया है वो रुकना चाहिए, वो बहुत सही है। आपको क्या लगता है कि इसका नुकसान भी बीजेपी को होगा? जी बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि जो ये स्वर्ण वाले थे, जो उनके फेवर में थे, अब वो पीछे हटेंगे,
क्योंकि ये उनके बेनिफिट के लिए नहीं है, क्योंकि जो भी वोटर करता है वो ये सोचता है कि उनके आगे हेल्प होगी। जो भी हमारी पीपल है, जो भी पार्टी हमारी पावर में आएगी वो उन्हीं के फेवर में लॉज बनाएगी। पर जो ये पावर में आई है अब ये उनके अगेंस्ट में हो रहे हैं। जो भी रूल्स, जैसे फॉर एग्जांपल यूजीसी आया है, ये जो स्वर्ण वाले हैं पीपल उनके अगेंस्ट में जा रहा है। मेरे साथ लास्ट कमेंट के लिए राशिद भाई मौजूद हैं। राशिद भाई, ये बताइएगा कि ये जो पॉलिटिक्स है ये कहाँ पहुँच गई? पॉलिटिक्स जो है एक जो सड़क है जहाँ पर हम लोग जनता के बीच में पॉलिटिक्स देखते हैं, वहाँ से ये पॉलिटिक्स उन बच्चों के बीच में पहुँच गई जो कॉलेजों में पढ़ने के लिए गए हैं। रोहित वेमुला उसी कॉलेज का एक छात्र था, नरेंद्र भाई, और उसका प्रोसिक्यूशन किस प्रकार से हुआ इस देश ने देखा है। अब बात आती है कि राजनीति कहाँ पहुँच गई। इस बात को तो मोदी जी शायद महसूस कर रहे होंगे कि सोचा मैंने कुछ और था, निकल कुछ और आया है। पहली बार ऐसा महसूस हुआ था ओबीसी वर्ग को और एससी वर्ग को कि शायद मोदी जी सवर्णों के अलावा बाकी लोगों के बारे में ज़मीन पर सोचते हैं। लेकिन अब देखिए वो कानून आते आते फिर वो सुप्रीम कोर्ट में चला गया, 19 मार्च लग गई है। मैं आपको माफ़ी के साथ रोकना चाहूँगा, आपसे ये जानना है, रोहित वेमुला का जो मामला है वो एक अपवाद है। क्या आप एक जनरल सोच बना लेंगे कि हर स्कूल कॉलेज में यही हो रहा है? आप नरेंद्र भाई इतना ज़्यादा घूमते हैं, आपको दूर से देख करके मैं आपके पास आ गया, क्योंकि आपकी रोचक बातें होती हैं, सवालात रोचक होते हैं। आपके संज्ञान में या हमारे किसी आपके दर्शक के संज्ञान में ऐसा कोई एक वाक़या है जहां जनरल क्लास ने ये जाकर के आरोप लगाया हो कि एससी और ओबीसी ने मेरा प्रोसिक्यूशन किया है, मेरा उत्पीड़न किया है, मुझे चोटी वाला पंडित बोला है या मुझे बनिया बोला है? ऐसा एक भी केस आपके संज्ञान में है? ऐसा एक केस संज्ञान में आपके नहीं होगा। लेकिन दर्जनों नहीं, सैकड़ों केस आपके संज्ञान में ऐसे होंगे जहां पर जाति सूचक शब्दों से गाली गलौज की गई है, जात के ऊपर कहा गया, धर्म के ऊपर कहा गया, लिंग भेद के ऊपर कहा गया, सब चीज़ों पर कहा गया। ऐसा केस क्यों नहीं निकलता? अब बात आती है यूनिवर्सिटीज़ की। ये कानून तो यूनिवर्सिटीज़ के प्रांगण से निकल के सड़कों पे आ जाना चाहिए, क्योंकि समाज में अगर एक व्यक्ति को सपोज करो जाति सूचक गाली बकी जा रही है, जितना बड़ा जुर्म वो समाज में है उतना बड़ा जुर्म वो यूनिवर्सिटी के कैंपस में भी है। पहली बार आप ऐसा कानून लेकर आए इस पूरे 11 सालों में, जिससे थोड़ा सा भाई इसमें अंदर दिक्कत तो नहीं है ना, एससी के लिए तो है ऑलरेडी कानून। राशिद भाई, एक दिक्कत ये आएगी, जैसे ये सारे स्टूडेंट्स अभी बैठे थे, ये सब कानून के छात्र हैं और कॉलेज में पढ़ रहे हैं। इनका कहना था कि अगर ऐसा हो जाता है तो वो दोस्त हमारे जो ओबीसी से हैं, शेड्यूल कास्ट से हैं, हम उनसे खुल के बातचीत भी नहीं कर पाएंगे, ना वो हमसे खुल के बातचीत कर पाएंगे। ये स्टूडेंट बताया आपने, ये जो वकालत की पढ़ाई पढ़ रहे हैं ना और कचहरी की पढ़ाई, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। लॉ मैं भी कर रहा हूँ, वो जो पढ़ाया जाता है और वहाँ कुछ और ही होता है। दूसरी बात, कॉलेजेस के अंदर आज भी ये बातें मौजूद हो चुकी हैं कि एससी कौन है, ओबीसी कौन है और जाट कौन है और गुजर कौन है और पंडित कौन है, ठाकुर कौन है। ये ऑलरेडी सबको मालूम है। ये कोई बात नहीं है कि यूनिवर्सिटी के, अगर ऐसा नहीं होता तो यूनिवर्सिटी के अंदर जो उत्पीड़न चल रहा है ना, वो इसके लिए ये आवाज़ उठाने वाले लोग यही तो हैं। वरना कहते कि भाई नहीं, अगर किसी को ओबीसी कह के गाली बकी जाती है तो उसका जुर्म आयद होना चाहिए। इन्होंने यही तो कहा कि कॉलेज कैंपस के अंदर एक थोड़ा छोटा सा आयोग बना दिया जाएगा जो जल्दी से इस बात को बता देगा कि हुआ ही नहीं हुआ। तो ये तो अच्छी बात है। किसी का अगर आखिरी सवाल मेरा आपसे ये है कि क्या आप उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में जो लोग जिनके लिए वो कानून लाया गया था उनके लिए उसको रोक दिया गया, क्या वो लोग सड़कों पर उतरेंगे प्रोटेस्ट? अगर ऐसी स्थिति आ जाती है तो मोदी जी इस बात का जवाब दें कि अब तो ये 12-15% संवल आ गए सड़कों पर और आकर के इन्होंने विरोध करना शुरू कर दिया। लेकिन जिनके पक्ष में वो कानून लाया था अकॉर्डिंग टू यू, अगर वो लोग सड़क पर आ गए तो इस देश की स्थिति क्या बनेगी? इसके स्पष्ट नहीं है प्रावधान भी। सीजेआई में सूर्यकांत के साथ जो दूसरे जजेस बैठे थे उन्होंने ये कहा कि इसके प्रावधान स्पष्ट नहीं है। आप प्रधान जी से ये तो सवाल करो जो हमारे शिक्षा मिनिस्टर हैं कि आपने जानबूझ के ऐसे प्रावधान रखे जो स्पष्ट नहीं थे। एक भ्रम फैला कर रख दिया ओबीसी के अंदर और जो जनरल क्लास के अंदर। लेकिन एक बात खुल करके सामने आ गई, जिनको ये कहा करते थे कि सवर्ण और जो जनरल क्लास बड़ी ज़बरदस्त हमारी अंधभक्त है, उन्होंने इनको तेली कहना शुरू कर दिया एक प्रावधान पे आते ही। आप इनके खिलाफ नहीं जा सकते। पूरे सिस्टम में, पूरे प्रोफेसर्स में 80% प्रोफेसर्स कौन है? जनरल क्लास के। 47 यूनिवर्सिटी में 40 वीसी कौन है? जनरल क्लास के। आपको मिलता ही नहीं है कोई ओबीसी वीसी।
आपको मिलता ही नहीं है कोई SC VC, आपको मिलते ही नहीं है प्रोफेसर SC, क्यों नहीं मिलते? आप कह देते हो सूटेबल नॉट फाउंड, कोई मिला नहीं है। आपके पास एक शब्द है, मोदी जी को पता चल गया कि 12-15% के लिए जो देश चला रहे थे ना, वो 12% आकर सड़कों पे उन्होंने क्या कर दिखाया है। मेरी एक बात यह है, सुप्रीम कोर्ट को भी इस बारे में सोचना चाहिए कि इसे वक्फ बोर्ड न समझें। आपने 19 मार्च लगा दी है और इतनी जल्दी वही विष्णु जैन आ गया, वो संभल आ जाता है, वो बनारस आ जाता है, उसका अधिकार है, हम मना नहीं कर रहे हैं। लेकिन देखने की बात ये, उसके पास क्रिमिनल केस नहीं है, उसके पास सिविल केस नहीं है। जब भी धर्म से, जाति से संबंधित केस आता, विष्णु जैन का एक वकील आ जाता, नाम का वकील आ जाता, और संभल में देखो कई लोग मारे गए उसके आने की वजह से। ये स्थितियां हैं, चीज़ें कुछ ऐसी हैं जिनसे इनकार नहीं किया जा सकता, वो सत्य हैं, लेकिन विचार जो हैं वो बिल्कुल अलग हैं। कॉलेज के अंदर की जीवन बिल्कुल अलग है और कॉलेज के बाहर का जीवन बिल्कुल अलग है, वहाँ पर सियासत हावी है। कैमरा सहयोगी सानू के साथ मैं नरेंद्र, भारत समाचार, मेरठ।